नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें, समझें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्या है। तो कृषि नीतियों में सुधार करने की भावना से किया गया आंदोलन ही कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन कहलाता है। तो विश्व भर में अलग अलग समय पर किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा कृषि नीतियों में परिवर्तन के लिए ये आंदोलन किए जाते रहे हैं और भारत में भी कृषि आंदोलन कई दशकों से चला आ रहा है। तो ये कृषक आंदोलन किसानों द्वारा किए गए संघर्षों को यानी कि स्ट्रगल को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत किसान समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लड़ते रहे हैं। तो सन 1900 ईस्वी के पूर्व में पड़ने वाले अकाल के फलस्वरूप भारतीय किसानों एवं कृषि श्रमिकों ने कृषि आंदोलन की शुरुआत की थी। दरअसल अंग्रेजी शासन में और आज़ादी के बाद बनी सरकारों की कृषि के प्रति उदासीनता, यानी कि आज़ादी के बाद हो या आज़ादी से पहले कृषि के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण क्या हुआ कि किसानों की जो आमदनी थी ये कम होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, जिसके कारण किसानों में आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी आई है। आपने देखा होगा कि आज के समय भी किसानों के ऊपर सरकारें इतना ध्यान नहीं देती, जिस कारण ना चाहते हुए भी किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो आज के जो हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना, ये आज़ादी से पहले जो किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आंदोलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमने देख लिया कि किसान आंदोलन क्या है। अब हम देखते हैं कि किसान आंदोलनों के कारण क्या हैं। तो पहला कारण है किसान अत्याचार। तो जमींदारी क्षेत्रों में किसानों को उच्च लगान, अवैध करारोपण, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का सामना करना पड़ा। तो क्या होता था कि किसानों से बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था, मनमानी वसूली की जाती थी और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। तो एक प्रकार से किसानों पर अत्याचार किया जाता था और इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया हुआ था, जिस कारण किसान बहुत दुखी होते थे, प्रताड़ित होते थे और आंदोलन करते थे। तो पहला कारण था किसान अत्याचार। दूसरा कारण है भारतीय उद्योगों को। तो ये हम आज़ादी से पहले जो आंदोलन के कारण थे वो देख रहे हैं। तो पहला कारण था किसान अत्याचार। अत्याचार देखा जाए तो वो तो अब भी हो रहा है। दूसरा कारण था भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान। तो आंदोलनों का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योगों का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ और कर्ज बढ़ गया और किसानों की गरीबी में भी बहुत वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, जो भारत में पहले छोटे छोटे उद्योग थे ना, भारतीय कारीगर थे और जो हस्तशिल्प कला थी, तो क्या था, कच्चे माल के लिए किसानों पर ही डिपेंड हुआ करते थे। तो किसानों को भी एक प्रकार से आमदन हो जाती थी। पर जैसे ही अंग्रेजी कंपनियां आई, इन्होंने भारत के जो छोटे छोटे उद्योग थे इनको खत्म करना शुरू कर दिया, जिस कारण क्या हुआ, भारतीय किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और तीसरा कारण था अंग्रेजी सरकार की प्रतिकूल नीतियाँ। प्रतिकूल यानी कि खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो नीतियाँ थी वो तीसरा कारण था। तो अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियाँ जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी, परंतु किसानों का शोषण करती थी। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह भी किया। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण थे जिस कारण किसानों ने विद्रोह किया था। तो अब हम एक एक करके सभी विद्रोहों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नील विद्रोह,
जो कि 1859 में शुरू हुआ था और 62 तक चला था। तो नील विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। तो नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 ईस्वी में किया गया था। तो कहाँ के किसानों द्वारा किया गया था? बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ना ऑरेंज कलर का, ये बंगाल का मैप है। तो इसी एरिया में ज़्यादातर किसानों ने आंदोलन किया था, नील विद्रोह। तो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। तो जो अंग्रेजी व्यापारी थे ना, ये भारतीयों से जबरदस्ती कहते थे कि तुम नील की खेती करो, परंतु भारतीय नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण है वो हम देख लेते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। तो जो भारतीय थे उनको नील की खेती के लिए बहुत ही कम पैसे मिलते थे, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी। दूसरा कारण है नील लाभदायक नहीं था। तो जैसे कि बाकी जो अनाज उगाते थे तो एक प्रकार से वो खा तो लेते थे, पर नील को खाया तो नहीं जा सकता, तो नील लाभदायक नहीं था। तीसरा कारण था कि नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है, और ये सबसे मुख्य कारण था। तो जहाँ पर नील की खेती होती है ना, नील की खेती क्या करती है कि धीरे धीरे भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है और धीरे धीरे वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये तीन मुख्य कारण थे जिस कारण भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। एक तो उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा था, और दूसरा जो उनकी जमीन थी वो भी बंजर हो रही थी, इसीलिए वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। तो उसके बाद है कि व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। तो बंगाली पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट में बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कि नील विद्रोह पर सबसे पहले किस अखबार में इसके बारे वर्णन किया गया था? तो द हिंदू पैट्रियट अखबार में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। उसके बाद है कि बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो दीनबंधु मित्र ने क्या किया? ये नाटककार थे, तो इन्होंने अपने नाटक नील दर्पण से ये जो भारतीय किसानों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था ना, इन्होंने नाटक के जरिए इसे दर्शाया। तो यह पहली बार 1860 ईस्वी में इनका नाटक नील दर्पण प्रकाशित हुआ था। तो इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस विद्रोह में, क्योंकि इस नाटक के कारण जो ये बंगाल के किसानों की दुर्दशा हो रही थी ये बाकियों को भी पता चली। तो इनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तो आखिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को झुकना पड़ा। तो नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। तो मुख्य रूप से आप दो नाम याद रखिएगा कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि रैयत यानी कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था, और यह किसानों की जीत का एक प्रतीक था। तो ये हमने पढ़ा नील विद्रोह के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा विद्रोह देखते हैं, पाबना आंदोलन, जो कि 1870 से लेके 80 तक चला था। तो ये पाबना आंदोलन तो पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जो जमींदार थे ये गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों को जबरदस्ती वसूलते थे। तो वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर अधिभोग के अधिकार से भी रोका गया था। अधिभोग यानी कि ऑक्यूपेंसी यानी कि कब्जे के अधिकार से भी रोका गया था। तो मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि पहले किसानों के पास उनकी जमीनों का
मालिकाना हक भी नहीं था, वो जमींदारों के पास था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो मई 1873 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के पाबना जिले में एक कृषि लीग का गठन हुआ। वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, इसीलिए इसे पाबना आंदोलन कहा जाता है। तो इनके द्वारा हड़तालें आयोजित की गईं, धन जुटाया गया, जिससे संघर्ष पूरे पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। तो यह आंदोलन मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। तो पाबना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस जैसे बुद्धिजीवियों ने किया था। तो यह लड़ाई तब तक जारी रही जब सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि कर दी, तब यह खत्म हो गई। तो एक प्रकार से इस आंदोलन में किसानों की जीत हुई थी। उसके बाद है तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 ईस्वी तक चला था। आज़ादी से पहले की बात है। तो बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था, ये दमनकारी जमींदारों के खिलाफ बटाईदारों ने किया था। तो आगे मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि जमींदार कौन है और बटाईदार कौन है। पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। तो 1946 और 47 में किसान सभा, जिसका नेतृत्व सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का किसान मोर्चा द्वारा किया गया, तो इनकी निम्नलिखित मांगे थी। तो तेभागा आंदोलन के अंतर्गत इनकी मांगे क्या थी? तो ये आंदोलन भी बंगाल में ही हुआ था, याद रखिएगा। तो पहली मांग थी कि फसल के आधे से 1/3 यानी कि तेभागा में जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी होगी। अभी आगे मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा। तो पहली मांग तो ये थी। दूसरी मांग थी कि जमींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले जो उपज थी, ये बटाईदारों के गोदामों में ही संग्रहित होनी चाहिए। तो ये दो मांगे थी। तो ये दोनों मांगे अब हम उदाहरण से समझते हैं। तो एक तरफ थे जमींदार, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। तो इतनी सारी जमीनों पर ये अकेले खुद से तो खेती नहीं कर सकते थे, इसीलिए खेती के लिए ये बटाईदारों की मदद लेते थे। तो बटाईदार वे गरीब किसान होते थे जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी। ये जमींदार की जमीनों पर ही खेती करते थे, ये मेहनत करते थे, और जब फसल तैयार हो जाती थी तो जितना भी अनाज होता था, पहले वो जमींदार के पास जाता था, फिर जमींदार आधा अनाज बटाईदार को देता था। तो पूरी मेहनत बटाईदार ही करता था, पर जमींदार जमीन का मालिक होता था, इसीलिए वो आधा अनाज ले लेता था। तो जैसे उदाहरण से समझिए कि अगर 6 अनाज की बोरियां हुई, तो पहले 6 की 6 जमींदार के पास जाएंगी, बटाईदार से जमींदार के पास जाएंगी, और फिर जमींदार 3 बोरियां किसे देगा? बटाईदार को दे देगा। तो बटाईदार इस बात से खुश नहीं होते थे, क्योंकि सारी मेहनत वो खुद करते थे, पर आधा ही अनाज उन्हें मिलता था। फिर तेभागा आंदोलन में बटाईदारों की क्या मांग थी? तो तेभागा आंदोलन में बटाईदारों की ये मांग थी। पहली मांग थी कि जो भी अनाज होगा वो जमींदार के पास नहीं जाएगा, पहले बटाईदार के पास ही रहेगा। उसके बाद जितना भी अनाज होगा उसका 1/3 ही जमींदार को दिया जाएगा और 2/3 बटाईदार खुद अपने पास रखेगा। यानी कि अगर 6 अनाज की बोरियां हुई तो उसका 1/3 2 बोरियां जमींदार के पास जाएंगी और 4 बोरियां बटाईदार रखेगा। अब आपको समझ आया? अब देखिए, अब दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा। तो पहली मांग है कि फसल के आधे से 1/3 में जमींदारों की हिस्से में कमी की गई। पहले जो हिस्सा आधा था उसे 1/3 करना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग क्या थी? कि जमींदारों को हिस्सेदारी सौंपने से पहले उपज बटाईदारों के गोदामों में ही संग्रहित की जानी चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी अनाज था ये जमींदार ले जाते थे, उसके बाद क्या पता वो कितना अनाज अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ अनाज है उसी में कहेंगे कि अब इसमें से ही हम आधा करेंगे। तो एक तरह से वो पूरे अनाज पर कब्जा कर लेते थे ना। तो क्या पता वो पहले अनाज कुछ बचा के रख लें और बाकी के अनाज में ही आधा हिस्सा लगाएं। तो इस प्रकार बटाईदारों की 2 मांगे थी। पहले तो जो भी अनाज रहेगा ये बटाईदार के पास ही रहेगा, बटाईदार जमींदार को देगा। और दूसरी मांग कि आधा अनाज नहीं बल्कि 1/3 अनाज ही जमींदार को दिया जाएगा। तो आशा करता हूं अब आपको
तिभागा आंदोलन समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अगला विद्रोह है दक्कन विद्रोह। ये 1875 ईस्वी में हुआ था। तो दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की ज्यादतियों के खिलाफ किया गया था। तो दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, और मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह हुआ था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को यानी कि किसानों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा, और वर्ष 1867 ईस्वी में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि की गई, यानी कि लगान को 50% बढ़ा दिया गया। तो सामाजिक बहिष्कार, तो वर्ष 1874 ईस्वी में रैयत यानी कि किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। तो उन्होंने साहूकारों की दुकानों से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया किसानों ने, क्योंकि एक तरह से इन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया। तो एक प्रकार से किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया, सामाजिक बहिष्कार किया कि जो साहूकार हैं इनकी दुकानों से हम सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही इनके यहाँ खेती करने जाएंगे। और क्या हुआ, तो नाइयों, धोबी और मोची ने उनकी सेवा करने से भी इनकार कर दिया। तो नाई, धोबी और मोची ने भी किसानों का ही साथ दिया और इन्होंने भी साहूकारों का बहिष्कार कर दिया। तो ये साहूकार कौन है? वही जमींदार। तो जो छोटे किसान थे यानी कि बटाईदार थे, जो साहूकारों यानी कि जमींदारों के यहाँ खेती करने जाया करते थे, उन्होंने खेती करने से मना कर दिया, एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांव में तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया। तो सरकार आंदोलन को दबाने में असफल रही और सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में पारित किया गया। तो ये था दक्कन विद्रोह। उसके बाद आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और यही कारण बना था चंपारण सत्याग्रह का। तो शुरुआत में हमने नील विद्रोह पढ़ा था ना, वो बंगाल में हुआ था, और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये भी है तो नील की खेती के खिलाफ ही, पर ये बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी व्यापारियों ने भारतीय किसानों को कह दिया था कि वो अपने जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाएं तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसे 3 कठिया विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह को ही 3 कठिया विद्रोह कहा जाता है। 3 कठिया विद्रोह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि 1 बीघा में 3 कट्ठों में तो केवल नील की खेती ही करनी है, इसीलिए इसे 3 कठिया विद्रोह कहा जाता है। तो 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा गया ना, इसीलिए इसे 3 कठिया विद्रोह कहा गया। तो वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति का विस्तृत जांच की और इन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जब गांधी जी चंपारण गए थे तो वहां के जिला अधिकारी ने इन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, पर गांधी जी ने उस आदेश को नहीं माना और चंपारण सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला? तो सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति, जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे, ये नियुक्त की और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। तो एक प्रकार से इस चंपारण सत्याग्रह में किसानों की जीत हुई। उसके बाद अगला सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। तो इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। तो वर्ष 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसलें थी ये नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। तो गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसलें थी ये मौसमी कारणों से नष्ट हो गई थी, लेकिन
जो अंग्रेजी सरकार थी इसने लगान माफ करने से मना कर दिया। तो इस कारण ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया था। तो गांधी जी ने यह सलाह दी थी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें, यानी कि 1 रुपया भी अंग्रेजों को ना दें। तो यह सत्याग्रह 1918 ईस्वी तक चला था और अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। तो यह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद है बारदौली सत्याग्रह। ये 1928 ईस्वी में हुआ था। तो क्या है बारदौली सत्याग्रह? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा गुजरात के बारदौली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की? तो 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर भी नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। तो बारदौली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो हम कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल को उपाधि मिली, सरदार की उपाधि। तो बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों का असफल प्रयास किया गया, पर परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई और जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो वृद्धि है ये अनुचित थी और वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया। तो जिस भू राजस्व की 30% वृद्धि की जा रही थी ना, उस वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया गया? 6.03% कर दिया गया। तो ये था बारदौली सत्याग्रह। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो मालाबार तट है ना, अगर हम देखें तो केरल वाला क्षेत्र, वहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था। तो 1921 ईस्वी में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया था। तो काश्तकार क्या होता है? तो काश्तकार मतलब वो किसान जिसने जमींदार को लगान देकर उसकी जमीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया हो, यानी कि जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें काश्तकार कहा गया। तो मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार के क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया। कब? 1921 ईस्वी में किया गया। तो मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत क्या थी? कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है। तो उनकी ये शिकायत थी कि उनसे अवैध रूप से कर वसूला जाता है। तो इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। तो जो जमींदार हुआ करते थे वो अधिकांशतः हिंदू जमींदार थे। तो मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। और वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो मोपला आंदोलन का जो विलय हो गया था ये खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो मोपला आंदोलन के मुख्य नेता थे अली मुसलियार। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? अली मुसलियार। तो मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते हैं, तो कई इसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं और वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इस सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, क्योंकि जो ये आंदोलन था ये हिंसक हो चुका था और सांप्रदायिक हो चुका था, जिस कारण इसे खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया गया। तो दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये सांप्रदायिक हो चुका था और हिंसक हो चुका था। तो मोपा विद्रोह के बाद है एका आंदोलन। ये 1921 में हुआ था। तो एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को शुरुआती जोर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था
उच्च किराया आंदोलन का मुख्य कारण था, जो अन्य क्षेत्र में दर्ज किराए के 50% से अधिक था। तो जो भू राजस्व लिया जा रहा था ना, वो अन्य क्षेत्रों से कितना अधिक था? 50% अधिक था, जिस कारण ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन को यानी कि एका आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। एका आंदोलन को एकता आंदोलन भी कहते हैं। तो जब मदारी पासी को नेतृत्व दिया गया तो वे अहिंसा को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। वे हिंसा चाहते थे। इससे आंदोलन का राष्ट्रवादी वर्ग से संपर्क टूट गया और यह धीरे धीरे 1922 में यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। दूसरा कथन है कि इसे एकता आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा कथन है कि एका आंदोलन की अध्यक्षता मदारी पासी ने की थी। तो इसमें से सही क्या है? तो सेकंड और थर्ड ये दोनों कथन सही हैं, पर पहला कथन गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी, ना कि 1920 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बारदोली में जो किसान आंदोलन था ये 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किसान आंदोलनों और उन स्थानों को सुमेलित करें जहां पर वे हुए थे। तो पहला है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अगला है मालाबार विद्रोह। तो मालाबार विद्रोह केरल वाले क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। उसके बाद है एका आंदोलन। तो एका आंदोलन अवध वाले क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थ्री का बी और फोर्थ का सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन सा आंदोलन किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो मोपला विद्रोह ये भी किसान आंदोलन है। एका आंदोलन ये भी किसान आंदोलन है। नील विद्रोह ये भी किसान आंदोलन है। पर रमोसी विद्रोह ये किसान आंदोलन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना ये किसानों की मांग थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खेड़ा आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो खेड़ा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तीन कठिया, मैंने आपको बताया ना कि इसे तीन कठिया विद्रोह भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अली मुसलियार ने। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। आज का आखिरी प्रश्न है कि समाचार पत्र हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक श्री हरिचंद्र मुखर्जी को निम्न की सहायता करने के अंतर्गत जाना जाता है। तो कौन से विद्रोह की सहायता करने के लिए हिंदू पैट्रियार्ट समाचार पत्र को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इंडिगो विद्रोह। इंडिगो यानी कि नील विद्रोह। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।